नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बहुत से इंडिविजुअल टॉपिक्स को जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग यूपीएससी बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस उसको डिस्कस किया है। एंड सो इन दिस सीरीज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर। हम यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सम प्रिंसिपल्स ऑन विच दिस इंश्योरेंस इज बेस्ड अपॉन जानने की कोशिश करेंगे, सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस सेक्टर एंड सर्टेन वे फॉरवर्ड। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब हम पूरे टाइम इंश्योरेंस को पढ़ते रहेंगे, हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंश्योरेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला इंश्योरेंस होता है जिसको कहा जाता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इस नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग जनरल इंश्योरेंस के नाम से बुलाएंगे। और दूसरा होगा हमारा लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बहुत आसान भाषा में, जैसे मान लो आपको आपका डॉग बहुत प्यारा लगता है, आपको उसका इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, तो डॉग का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। फायर, मोटर, हेल्थ, जस्ट वन ऑफ फनियर साइड, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, तो ये सारे जिसमें आते हैं वो जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। इसके बाद में ये जो टर्म दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पे टर्म प्लान सुना होगा आपने, आप लोग पास में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि टर्म प्लान ले लो। ये टर्म प्लान क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ये सब लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। ये एक यूलिप करके मैं आपको फुल फॉर्म्स का बताऊंगा। एंडाउमेंट क्या होते हैं, एक साथ लमसम पैसा मिल जाना, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अभी इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक लाइफ और एक नॉन लाइफ, जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था। चलिए, यहां पे अब हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस की डेफिनेशन के बारे में। ये इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके का प्रॉमिस है कि आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा, उसके लिए आपसे प्रीमियम भरवाई जाएगी फॉर पोटेंशियल फ्यूचर लॉस इन एक्सचेंज। मतलब कि अगर आप एक व्यक्ति हो, राइट, आपके पास में फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, इस गाड़ी का आप चाहते हो कि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है तो मुझे उसके बदले में कंपेंसेशन मिल जाए। तो ये पूरी चीज काम कैसे करती है? एक कंपनी खुलती है, एक कंपनी बोलती है कि मुझे ऐसे कम से कम 100 लोग चाहिए। कौन से 100 लोग? जिनको अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना हो। तो ऐसे 100 लोगों को वो इकट्ठा करेगी। क्लियर? अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर जैसे जीरो डेथ हम बोलते हैं, मतलब कि पूरी गाड़ी तबाह हो जाना, एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाना, तो ऐसा 100 लोगों के साथ तो नहीं होगा अगले 15 साल में। ये बेसिकली काम किस पे करता है? प्रोबेबिलिटी पे। तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये का बात कंपनी को भी पता होती है। तो वो क्या करती है, ऐसे 100 लोगों से पैसा ले लेती है कि हाँ, हम आपको इंश्योरेंस दे देते हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट दे के प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी पूरी डैमेज होगी तो हम उसका कंपेंसेशन देंगे। अब इन 100 में से डैमेज तो प्रोबेबली एक और मैक्सिमम 2 गाड़ियां होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये काम कैसे करते हैं कि सबसे मान लो 1-1 लाख रुपए ये लोग ले लेंगे, ठीक है। 100 लोगों से लिए तो कितने हो गए? 100 लाख रुपए। क्लियर हो रही बात? अब इन 100 लाख रुपए में से इनको जब क्लेम सेटल करना पड़ेगा, मतलब कि जब एक्सीडेंट में कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तो वो तो 2 ही केस में देना पड़ रहा है। और मान लो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि हम हर एक्सीडेंट के बाद में कंपेंसेशन के रूप में 10 लाख रुपए देंगे व्यक्ति को। तो अब आप मुझे बताओ कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? तो दोस्त, उस कंपनी को 100 लाख रुपए में से सिर्फ कितने रुपए देना पड़े? 20 लाख रुपए। बाकी सब उसका प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से कंपनी काम करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो कैसे प्रॉफिट बनाती है, आप ये समझ पा रहे हो। इंश्योरेंस किस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये समझ पा रहे हो। इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज कैसे कंपेंसेट किया जाता है, आप ये समझ पा रहे हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे राइट फ्रॉम द एंशिएंट हिस्टोरिकल टाइम टू द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ LIC। और इसके बाद में भी हम लोग तो IPO तक बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्द LIC का IPO लाने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर एंशिएंट टाइम्स में देखा जाए तो बहुत से लिटरेरी सोर्सेस में हमें एंशिएंट टाइम्स में जैसे रोमन्स, जैसे फिनिशियंस, रोडियंस, इन सब में कमर्शियल रिस्क के प्रति एक
कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है अंडरराइटिंग के फॉर्म में कि अगर इनको कोई नुकसान होता है तो दे वर इंश्योर्ड एट दैट टाइम बाय सर्टेन मेथोडोलॉजी. ऑफ कोर्स देयर वर नॉट कंपनीज लाइक LIC, GIC, ओरिएंटल, बट देयर वर सर्टेन प्रोसीजर जहां पे अगर उनको नुकसान होता है तो उनको इंश्योरेंस मिल जाया करता था. क्लियर? एंशिएंट टाइम्स की अगर बात करें पर्टिकुलरली इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो हमको यहां पे हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यज्ञवल्क्यास के धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में भी बहुत सारे इंश्योरेंस के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं. पर्टिकुलरली अगर हम सोसाइटीज की बात करें तो चाइना और इंडिया, यहां पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली सोसाइटीज का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि स्पेसिफिकली अगर कोई भी हानि हो जाती है किसी व्यक्ति को तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडिंग एड. एड मतलब क्या होता है, जैसे अफगानिस्तान में बम फट गया तो हम एड देते हैं ना कि $2 बिलियन हम वहां के लोगों की सहायता कर रहे हैं. तो एंशिएंट टाइम्स में चाइना और इंडिया की सोसाइटी, ये तो हम जानते हैं कि कितनी इंटीग्रेटेड मैनर में काम करती थी. तो उस टाइम पे ऐसी बहुत सारी फ्रेंडली सोसाइटीज हुआ करती थी जो एज एन एड दिया करती थी अगर किसी को कुछ नुकसान हो जाया करता तो. ठीक है, तो उसको भी इंश्योरेंस के नाम से ही आप ध्यान रखोगे या फिर उसको भी एक तरीके का इंश्योरेंस ही समझा जा सकता है. फिर ब्रिटिश इंडिया टर्म पीरियड की बात करते हैं. यहां पे इंडिया में इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था विदाउट एनी रेगुलेशंस. उस टाइम कोई भी रेगुलेशंस नहीं थे. ठीक है, अगर हम सबसे पहली कंपनी की बात करें जो कि यूरोपियंस ने स्टार्ट करी थी कैलकाटा में फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका नाम है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी. तो यहां से यह देखा जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहां पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गठन होता है इन द ईयर 1870 और यहां पे इंडियन लाइफ्स को एट नॉर्मल रेट्स कवर किया जाता है. तो ये तो बात हो गई कि 1870s तक आते आते क्या हुआ. इसके पहले अगर प्री इंडिपेंडेंस एरा की और थोड़ी सी हम लोग बात करें तो जैसा अभी हमने देखा ना कि यहां पे नॉर्मल रेट्स पे इंडियंस को कवर किया जाता था, मगर यहां पे एक डिफरेंशिएशन भी होता था कि जो फॉरेनर्स की लाइफ्स थी उसके लिए बहुत कम प्रीमियम चार्ज की जाती थी, मगर इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम चार्ज करी जाती थी. ठीक है, इसका मतलब यहां पे आप ये समझ सकते हो कि कंपेंसेट करते थे ये लोग. क्लियर? यहां पे कंपेंसेट किस फॉर्म में करते थे, इंडियन से हाई प्रीमियम लेते थे और फॉरेनर से लो प्रीमियम. इसका मतलब कंपेंसेशन किसके फेवर में जा रहा है, कंपेंसेशन जा रहा है फॉरेनर्स के फेवर में. तो ये भी एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का हमने एग्जांपल देखा जो हमें दादा भाई नारोजी हमारे बता रहे थे, अपार्ट फ्रॉम द गिविंग सैलरीज टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद यहां पे 1912 का पीरियड आता है. यहां पे आती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट. अब यहां पे जैसे ही मैंने नाम लिया आप एकदम हिल गए होगे. आप बोलोगे कि यार LIC तो 1956 में आई थी, यह आदमी बता रहा है कि 1912 में LIC एक्ट आ गया. मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं LIC या फिर जिसको आज आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. ये बेसिकली एक्ट इसलिए लाया गया था और इसके साथ एक और एक्ट भी लाया गया था, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ताकि जो उस समय का इंश्योरेंस बिजनेस है उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके. सो दिस मीन कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू कोशिश करी जा रही थी टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया. ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद में बहुत सारे यहां पे चेंजेस किए गए, जैसे प्रीमियम रेट को किस तरीके से डिस्कवर किया जाएगा, किस तरीके से पीरियोडिकल वैल्यूएशन किया जाएगा किसी भी कंपनी का, किस तरीके से यहां पे जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज उसको कम किया जाएगा. हालांकि ये सब पेपर की बात है, मगर फिर भी यहां पे इन चीजों को लाया गया था. इसके बाद में जो सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी भारत की है उसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसको फाउंड किया गया था 1906 में, जो आज भी हमारे बीच में काम कर रही है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपके लिए. अब हम लोग चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पे. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में नेशनलाइजेशन किया जाता है इंश्योरेंस सेक्टर का और सबसे पहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी आती है 1956 में, जिसका आप सबको इंतजार था, डेट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ही, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहां पे इसका नेशनलाइजेशन किया गया और इसी कारण से इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो बहुत फास्टर पेस पे बढ़ने लगा. राइट,
हालांकि फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके जो कि हम देखने वाले, मैं आपको बताऊंगा, अगर हम कंपेयर करके देखेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को, तो वी आर मच बिहाइंड द डेवलप्ड कंट्रीज एंड दैट्स व्हाई आवर गवर्नमेंट हैज टू टेक द बर्डन। तो खैर यहां पे दोस्तों आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जब ये LIC बनाई गई थी, मतलब कि जब नेशनलाइजेशन किया गया था, उस समय 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस को मर्ज किया गया था इस LIC को बनाने के लिए। इसके बाद में आती है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब बाद में नहीं आती, चल तो दोनों साथ में रही थी, मगर नेशनलाइजेशन इन दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1972 में नेशनलाइजेशन किया जाता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का बाय ब्रिंगिंग एन एक्ट बाय द नेम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। उसको पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा और ये इफेक्ट में आया था फ्रॉम 1 जनवरी 1973। तो आपसे अब कोई भी पूछे कि इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कब किया गया, आप जवाब दोगे 1956 में LIC को लाया गया, और GIC का पूछे तो 1972 से यहां पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई। यहां पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको पहले समझा देता हूं जल्दी से। देखो यहां पे जब मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करूंगा, ठीक है, तो आपको जनरल इंश्योरेंस में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब इस जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया गया था तो इसके अंदर 4 कंपनीज लाई गई थी, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मगर अब आज की तारीख में जो ये जनरल इंश्योरेंस है ना, जो ये ऊपर वाली बॉडी है, इसको री इंश्योरर बना दिया है। इसका मतलब ये 4 कंपनियां जो पहले इसके अंतर्गत आया करती थी, अब इनको अलग कर दिया गया है और इस जनरल इंश्योरेंस को री इंश्योरर बना दिया है। री इंश्योरर का क्या मतलब है कि अब ये जनरल इंश्योरेंस जो है ये इन 4 कंपनियों को पैसे देती है। क्लियर हो गई बात? आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, री इंश्योरर मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो यहां पे जैसा मैं बता रहा था कि 1972 में जब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट लाके जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया गया, तो यहां पे 107 इंश्योरर्स को मर्ज किया गया और इसको 4 कंपनी में मर्ज कर दिया गया। जो नाम मैंने अभी आपको दिखाए यही वो लिखे हुए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये सब आप देख सकते हो। और फाइनली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इनकॉर्पोरेट किया गया इन 1971 और उसने अपना बिजनेस शुरू किया 1973 से। फिर अगर इंश्योरेंस सेक्टर के नेशनलाइजेशन की बात करें तो यहां पे LIC और GIC की मोनोपोली मानी जाती है टिल लेट 90s, जब प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं था। यहां पे जनरली हमारे यहां सिर्फ 2 तरीके के इंश्योरर्स थे, एक था लाइफ इंश्योरर, एक था जनरल इंश्योरर। लाइफ इंश्योरर में हमारी LIC, जनरल इंश्योरेंस में जैसा मैंने बताया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी 4 सब्सिडरी थी। मगर 2000 में इन सब्सिडरीज को डीलिंक कर दिया गया पेरेंट कंपनी से, मतलब कि GIC से। मतलब कि अब GIC जो है वो क्या बन गई, री इंश्योरर, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 4 कंपनियां अब अलग कर दी गई और ये GIC अब इन 4 कंपनियों को क्या देती है, पैसे देती है। तो आज की तारीख में करंटली अगर मैं खड़े होकर बात करूं तो लगभग 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से 46 प्राइवेट सेक्टर है, मतलब ज्यादा कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की हैं, जिसमें 24 लाइफ इंश्योरेंस है और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। क्लियर? इसकी करंट की न्यूज जो हमें पता होनी चाहिए, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन निकाल के जरूर पूछेगा रिगार्डिंग द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ LIC। ओके, नाउ इफ समवन ऑफ यू might be interested in knowing about the disinvestment, the whole story of disinvestment in India, मैंने इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बना दिया है। आपको करना सिर्फ ये है, डिसइन्वेस्टमेंट बुद्धि एकेडमी आपको टाइप करना है एंड यू विल फाइंड दैट वीडियो। उसमें आपको मैंने सारी निटी-ग्रिटीज राइट फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, सारी चीजें समझा दी है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक नॉलेज होगा। वो ये होता है कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, इस कंपनी में जैसे नेशनलाइजेशन किया मतलब मेजोरिटी स्टेक्स जो है वो किसने ले लिए, वो गवर्नमेंट ने ले लिए। मतलब उसका मालिकाना हक जो है वो किसके पास है, अभी गवर्नमेंट के पास में। तो बस अब इसका उल्टा, अब अगर यही गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को बेचने लग जाए, जिसको मैं बोलूंगा सेलिंग ऑफ देयर स्टेक्स, तो इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि मालिकाना हक वापस दे देना। तो यूनियन बजट 2020 में LIC एक्ट को अमेंड किया गया और इसको कन्वर्ट किया गया LIC को फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इनटू अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है कि अब गवर्नमेंट इसके कुछ पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स बेच सकती है और इसके शेयर्स बेचने के लिए
इसको पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा। कंपनी को लिस्ट करवाने का क्या मतलब होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, आपको ये पता होगा। इस स्टॉक एक्सचेंज पे जब हम कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं तो वहां से जो लोग हैं वो उस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर पाएंगे। और इस लिस्टिंग के बाद में जब सबसे पहले शेयर्स निकालती है किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, आईपीओ के नाम से जिसको हम जानते हैं। क्लियर? ये आईपीओ बहुत जल्द एलआईसी का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं एलआईसी के, दे ऑल्सो कम विद अ सॉवरिन गारंटी बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट की इसमें जिम्मेदारी रहती है। तो इसी कारण से, क्योंकि जो लाइफ एलआईसी है वो गवर्नमेंट की गारंटी के साथ आता है, इसी कारण से प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस पॉलिसीज से ज्यादा वैल्यू इसकी रहती है। क्यों? क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ऑथोराइजेशन है तो दिस एलआईसी कैन नॉट डिफॉल्ट, ये बर्बाद नहीं हो सकती और बैंकरप्ट नहीं हो सकती। मतलब कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने 10 साल तक प्रीमियम भरी और 11वें साल में कंपनी बैंकरप्ट होकर चली गई, तो ये बैंकरप्ट नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि एलआईसी जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप क्यों ले रही है। इसका जवाब ये दोस्तों कि गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि उसका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसका रेवेन्यू वाला जो पार्ट है, जहां से भी पैसा उठा सकती है, उसको उठा ले। इसी के साथ साथ यहां पे इस डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक BN श्रीकृष्ण कमेटी बनाई गई थी। उसने साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी एडवाइस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, इनफैक्ट ऑल्सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है? अब ये BN श्रीकृष्णा जो है, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी इसी से एसोसिएटेड है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन वो अलग चीज है। क्लियर? और उसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद में एक और है RN मल्होत्रा कमेटी। इसको अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर रोड मैप लेने के लिए। तो आपसे मल्होत्रा कमेटी के बारे में भी कोई पॉइंट बना के यूपीएससी पूछ सकता है। इसके बाद में एक बहुत ही मेजर पॉइंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है दोस्तों वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है एंड मोस्टली दीज प्रिंसिपल्स आर 5 इन नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल्स हैं, आपको एक एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उबेरिमा फाइट्स, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप गुड फेथ में सारा काम करोगे, कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छुपाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायबिटिक पेशेंट हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो अगर आप इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो आप कंपनी को ये साफ तौर पे बताओगे और कंपनी आपको उसमें आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिख के भी देती है कि अगर हमको ये पता चलता है कि आपने कोई भी चीज हमसे छुपाई है तो आपका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम उसी टाइम खत्म कर देंगे। दूसरा प्रिंसिपल होता है इंडेमनिटी का, ओनली रियल एंड एक्चुअल लॉस नॉट इमेजिनरी। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 हो गया और आप यूपीएससी की प्रीलिम्स देने नहीं जा पाए, तो आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि अगर मैं कलेक्टर बन जाता तो मेरे 5 साल में करप्शन मिला के 100 करोड़ रुपए मैं कमा लेता तो मुझे 100 करोड़ रुपए का हर्जाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप वही नुकसान को मांग सकते हो जो आपका रियलिटी में हुआ है। ये इमेजिनरी लॉस है आपका। क्लियर? थर्ड, सबरोगेशन। इंश्योरर कैन रिकवर फ्रॉम नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। इस थर्ड का सबरोगेशन का दोस्तों मतलब होता है कि जो आपका इंश्योरर है वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम द नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। मतलब कि जैसे मान लो कि आपकी किसी चीज का नुकसान हो जाता है, ठीक है, अब आपकी किसी चीज का नुकसान करा है इस तीसरे व्यक्ति ने, इसको हम लोग थर्ड नाम दे देते हैं। इसका भी इंश्योरेंस है, मान लेते हैं एक कंपनी के पास में, तो अब ये जो आपका इंश्योरर है इसको तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, है ना, क्योंकि आपने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। तो ये क्या करता है, ये थर्ड आदमी की इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करता है और इससे खुद पैसे लेता है और आपको पैसे देता है, क्योंकि इसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे आपको। क्लियर? तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, सबरोगेशन। फोर्थ है कॉजा प्रॉक्सिमा, डायरेक्ट लॉस लिंक। इंश्योरेंस करवाने के लिए डायरेक्ट लॉस लिंक होना चाहिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि आपका एक्सीडेंट कवर था आपके इंश्योरेंस प्लान में, आपका एक्सीडेंट होता है, आप एक्सीडेंट में पहुंच जाते हो हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जाके आपको गलती से हो जाता है कोविड, और कोविड आपके इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं था, तो आपकी फाइनली मौत किस कारण से हुई है, कोविड। क्लेम किस पे मिलता है, एक्सीडेंट, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट लॉस लिंक जो है वो आपने लूज कर दी।
फोर्थ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि जैसे जो रिस्क एसोसिएटेड है वो आपके साथ ही होनी चाहिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दिन ऐसा बोल दो कि ये जितने भी लोग हैं जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं इन सबका मुझे इंश्योरेंस चाहिए, इनमें से जितने भी लोग आईएएस नहीं बने, ठीक है, उन सबके कंपेंसेशन चाहिए मुझे, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसका डैमेज या लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर? इस कारण से आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, वरना सोचो इतना कम इंश्योरेंस, इतना कम परसेंटेज होता है, सब करवा के बैठ जाते। तो इस तरीके से ये चीजें आपसे जुड़ी हुई होना चाहिए, डायरेक्ट डैमेज या लॉस। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंस पे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स ऑफ पब्लिक टू फाइनेंशियल असेट्स। आपको पता होगा कि अगर जैसे आपके पास में मान लो एक आइडल मनी पड़ा हुआ है, ठीक है, इस आइडल मनी को अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से मार्केट में लाने में सक्षम हो जाए, जो कि इस प्रीमियम के थ्रू हो जाती है, तो क्या होगा, आपकी सेविंग्स को जो आप घर में तिजोरी में बंद रख के रखते हो, अब एक तरीके से किस फॉर्म में तब्दील कर दिया गवर्नमेंट ने, फाइनेंशियल असेट, क्योंकि अब आप एक तरीके की प्रीमियम भर रहे हो। ये प्रीमियम क्या है, आपका असेट है ना। इसके बाद में गवर्नमेंट पे फिस्कल बर्डन कम होना। कैसे? गवर्नमेंट को आपको पता होगा कि जैसे आज फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन करती है ना। इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितनी भी ट्रीटमेंट होता है या जितनी भी जांचें होती हैं वो सब सब्सिडाइज्ड फॉर्म में होती हैं। इस सब्सिडाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए पैसा किसको भरना पड़ता है? गवर्नमेंट को। ये काम हो जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज बहुत आसानी से करवा पाओगे। गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपको इलाज करवाए। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके साथ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एक स्टेबलाइजर की तरह हेल्प करता है। जैसे क्या होता है कि जब भी हेल्थ, एक्सीडेंट, ऐसी क्राइसिस आता है, और कोविड पेंडेमिक से अच्छा क्राइसिस तो कोई आपको देखने को मिलेगा नहीं फ्यूचर में, तो ऐसे क्राइसिस में क्या होता है, ये जो आपका इंश्योरेंस प्लान रहता है ये आपका एज ए स्टेबलाइजर काम करता है। क्योंकि आपको एकदम से अगर अर्जेंट नीड होती है मनी की, तो यू वोंट रिक्वायर कैश टू गेट ट्रीटमेंट। यू कैन सिंपली पुट योर कार्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल डेस्क एंड गेट द ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपका इंश्योरेंस कवर देख लेगा। इसी के साथ साथ रूरल एरियाज में भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना एक यहाँ पे एम रहता है अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैं उम्मीद करता हूं मैंने बहुत ही इलेबोरेट वीडियो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको समझाने के लिए बनाया था। आपने वो वीडियो जरूर विजिट करा होगा। जिसने भी नहीं देखा है मैं सबको रिकमेंड करूंगा। मैंने उस वीडियो में बहुत मेहनत करी थी, आप जाके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे रूरल एरियाज और सोशली वीकर सेक्शंस को फाइनेंशियली इंक्लूजन करने के लिए भी हम लोग इस इंश्योरेंस सेक्टर को रूरल एरिया तक ट्रिकल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज डेवलप होती हैं इकोनॉमी में। ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज आती हैं जब भी इंश्योरेंस सेक्टर ट्रिकल डाउन होता है। इसी के साथ साथ जब इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो क्या होता है, जैसे मान लो 100 लोगों ने 1-1 लाख रुपए दी, वही 100 लाख रुपए हो गए। ठीक है, तो होगा क्या कि वो जो पैसा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगी, और जनरली कहां करती है वो? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये किसी भी इकोनॉमी में क्या क्रिएट करता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि उस एक सेक्टर में पैसा लगाने से बहुत सारे सेक्टर्स चलने लग जाते हैं। जैसे सीमेंट चलने लग जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो सीमेंट तो लगेगी। आयरन एंड स्टील चलने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलने लग जाती हैं। इसी कारण से मल्टीप्लायर इफेक्ट जब आएगा इकोनॉमी में तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, जो मैं आपको शुरू से बता रहा था ना कि एंडाउमेंट और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, मगर हम क्योंकि पूरा इंश्योरेंस सेक्टर बहुत इलेबोरेटली कवर कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना तो जरूरी हो जाता है। सबसे पहला आता है लाइफ एंडाउमेंट इंश्योरेंस। ये किस तरीके से होता है? लाइफ एंडाउमेंट का मतलब कि इसमें एक लमसम अमाउंट मिलता है आपको। ठीक है, ये लमसम अमाउंट कैसा मिलता है? जैसे मान लो कि आपने कोई प्लान लिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि 20 साल तक अगर आपकी डेथ होती तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। क्लियर? या फिर अगर डेथ नहीं भी होती है तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उसके बाद में जब वो टर्म पीरियड खत्म हो जाएगी तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये इस तरीके से काम चलता है। तो इसमें भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है?
अभी मैं आपको बता रहा था ना कि लमसम अमाउंट मिलता है, लमसम अमाउंट के साथ में जैसे 20 साल का आपको गारंटी दी है, इंश्योर किया हुआ है, और बाद में बोला हुआ अगर नहीं भी मरे तो बेनिफिट मिल जाएंगे। ये होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है कि अगर आप के साथ में वो लॉस नहीं हुआ, जैसे आप नहीं मरे उस टर्म पीरियड में, तो वो फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है, अब आप सोच के देखो कि होल लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम ज्यादा होगी या टर्म इंश्योरेंस की, क्योंकि होल लाइफ इंश्योरेंस में वो आपको ये बोल रहा है कि 20 साल में मर गए तो मान लो 20 लाख मिलेंगे, नहीं भी मरे तो आपको वो कुछ बेनिफिट्स देगा। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट जो है जैसे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, है ना, 20 साल तक उसका जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, और उस एक्यूमुलेशन को आपको 20 साल बाद दे दिया जाएगा अगर आप नहीं मरे तो यहां पे तो गारंटी ले रही ना वो कंपनी के, पैसे तो आपको मिलेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, आपका कुछ नुकसान नहीं है, तो यहां पे प्रीमियम ज्यादा रखवाती है। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस में बजाय की टर्म इंश्योरेंस। वैसे एक होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड नाम ही समझा रहा है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरी जगह पे लिंक्ड होती है। ठीक है, तो ये अगेन इसकी प्रीमियम जो है मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा प्रीमियम होती है होल लाइफ इंश्योरेंस की, उसके बाद में आती है ये यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसके बाद में आते हैं हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी एक बार ध्यान रख लो। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस क्रॉप का होता है, मोटर व्हीकल, जनरल हेल्थ, हाउस, फायर, मरीन एक्सेट्रा। ये मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या होता है, होल लाइफ, टर्म इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये सब आप देखना चाहो तो देख सकते हो, हालांकि यूपीएससी हमसे नहीं पूछती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के स्ट्रक्चर के बारे में। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के बारे में और प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस के बारे में। पब्लिक सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस में दो आते हैं, एलआईसी और पोस्टल। पोस्टल जो छोटे छोटे इंश्योरेंस प्लान होते हैं ना वो बेचती है। ठीक है, और इसी के साथ जनरल इंश्योरेंस में 4 कंपनीज, जैसे मैंने बताया था, अब ये री इंश्योरर बन चुकी है, तो ये 4 आप मान सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर स्टेटस की बात करें तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आया है, अब इसको हमको देखना पड़ेगा बहुत शांति से। देखो, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब कि 7 शेड्यूल में जहां पे 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इसके लिए कानून बना सकती है, और इसी के लिए एक संस्था का गठन किया गया है बाय द नाम IRDA। फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको भी जो अभी हमने RN मल्होत्रा पढ़ा था, उसी मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे क्रिएट किया गया था। इसको बनाया था 2000 ईयर में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि एक एक्ट से निकली है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके फंक्शन क्या है, जिस तरीके से हमने ब्रिटिश एरा के टाइम पे देखा था कि किस तरीके से LIC कॉर्पोरेशन एक्ट लाके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट लाके इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरीके से इस IRDA के थ्रू एक कंपनी बना के इंश्योरेंस बिजनेस को रजिस्टर और रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। हर कंपनी को IRDA के साथ में रजिस्टर होना पड़ता है जो भी इंश्योरेंस देना चाहती है या इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती है। इसी के साथ में IRDA के पास पावर होती है कि वो किसी भी तरीके के इंश्योरेंस मार्केट में रेगुलेशंस लाने के लिए कोई भी रूल को फ्रेम कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी जो सेबी होती है, वो मनी मार्केट में कोई भी चेंज करना हो तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, कैपिटल मार्केट में रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, या एक ब्रॉडर टर्म में बोल दूं कि फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सेबी बनाती है। क्लियर? IRDA जो है वो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, साथ ही कंपटीशन को फॉस्टर करती है ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ पाए। क्यों कंपटीशन बढ़ाना जरूरी है इंश्योरेंस मार्केट में? क्योंकि मान लो अगर एक ही कंपनी होगी तो उसकी प्रीमियम क्या होगी, बहुत ज्यादा। प्रीमियम ज्यादा होगी तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उसको अवेल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है, राइट, वो भी कम होगी क्योंकि हेड ऑफिसेस बहुत कम जगह होंगे। अगर मान लो हेड ऑफिसेस बहुत सारे बना भी दिए तो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत महंगी प्रीमियम देना पड़ेगी, क्योंकि एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी होगी तो क्या कर लेगी, वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेगी, तो ये भी नहीं कर सकते। इसके बाद में एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों आ जाएगी, और इसी के साथ में कंज्यूमर के पास चॉइस भी होगी कि अगर मान लो कि कोई कंपनी है जो इंश्योरेंस क्लेम को सेटल अच्छे से नहीं करती है, उसका सेटलमेंट रेट बहुत कम है, तो दूसरी कंपनी से वो ले सकता है। ये सारी चीजें करने के लिए कंपटीशन करना पड़ती है। क्लियर? तो यहां पे IRDA इस चीज को भी बढ़ाती है। अब
यहां पे हमको दो टर्म पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दो टर्म को पढ़ना जरूरी है। पहली है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरी है इंश्योरेंस डेंसिटी। ये दोनों यूपीएससी पूछता है। सबसे पहला इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? ये मेजर करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द जीडीपी। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके देश की जीडीपी 100 रुपए है और आपके देश के लोग सिर्फ 10 रुपए को कंट्रीब्यूट करते हैं इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, तो इसका मतलब आपके यहां पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना हुआ? सिर्फ 10% का। ठीक है, यहां पे यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री जो है उसकी टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जाती है 10 बिलियन यूएस डॉलर और उस कंट्री की जीडीपी है 100 यूएस बिलियन डॉलर, तो उसका पेनिट्रेशन कितना हुआ? 10%। क्लियर? फिर एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। यह बताता है रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि 4 करोड़ रुपए मान लेते हैं हम लोग प्रीमियम है, ठीक है, और 100 करोड़ हमारी जनता है, तो इसका परसेंटेज कितना निकल जाएगा? इंटू 100 करके 100 से 100 गए, मतलब 4% हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस डेंसिटी है। क्लियर? 4 करोड़ क्या है? प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और वो आ जाएगा इंश्योरेंस डेंसिटी। क्या समझा? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? प्रीमियम और जीडीपी से। इंश्योरेंस डेंसिटी जो होती है वो किससे रिलेटेड होता है? प्रीमियम और पॉपुलेशन से। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, आसान सा। ठीक है, ट्रेंड की बात करते हैं। पेनिट्रेशन जो है लाइफ इंश्योरेंस का 2011 से डिक्लाइन हुआ है, वहीं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ये बढ़ा है 2.74% से लाइफ इंश्योरेंस और 0.97% से नॉन लाइफ इंश्योरेंस 2018 में। ठीक है, इंश्योरेंस डेंसिटी लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए, इसका सिर्फ ट्रेंड पूछा जाता है जो मैं आपको लगातार हर इकोनॉमिक सर्वे में डिलीवर कर देता हूं, इस कारण से हम इसको यहां पे स्किप करेंगे। फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ के सुनाऊं उनके नाम, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, इन सबको मैं फिर बता रहा हूं। मैंने आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाते हुए भी बताया था, इसलिए फिर से आपको बोल रहा हूं मैं कि उस वीडियो को आप जाके जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप समझ पाओगे कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। नाउ अब कुछ बात करते हैं हम रिगार्डिंग द चैलेंजेस इन इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस गैप बहुत ज्यादा है, मतलब कि हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमारे बहुत सारी जो एक पॉपुलेशन है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज का लाभ नहीं ले पाती है या फिर इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। इसमें भी अगर हम लोग डिवाइड करें या फिर डिवीजन देखें फॉर द अर्बन पॉपुलेशन एंड फॉर द रूरल पॉपुलेशन, तो हमें पता चलेगा कि रूरल पॉपुलेशन में तो और ज्यादा डिवीजन है, या मैं बोलूं कि यहां के लोग तो और बहुत ज्यादा कम इंश्योर्ड है। इसके बाद में पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड। ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये अभी तक एक स्टेट मोनोपोली की तरह रन किया जा रहा था, जैसा अभी हमने देखा था ना एलआईसी के बारे में, नेशनलाइजेशन देखा था हमने, फिर हमने जीआईसी का देखा था 72, याद होगा आपको। तो यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के थ्रू ही पूरे इंश्योरेंस मार्केट को अभी तक चला रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम था। और क्योंकि इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का कम होता है तो हमेशा ध्यान रखना उस पर्टिकुलर कंट्री में जो कंपटीशन होती है वो कम हो जाती है, और कंपटीशन अगर कम होती है तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कि प्रीमियम ज्यादा देनी पड़ती है, चॉइस कम होती है, ये सब चीजें। फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस से लेके ये हमारे अभी बहुत नेसेंट स्टेज में। क्लियर? आज अगर हम हमारे यहाँ पे ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को देखें तो हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है डोमिनेट करता है पूरे सेक्टर को, डेट मीन 74.7%। मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है सिर्फ 25% आज की तारीख में इसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड द वास्ट इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो यहाँ पे आज जरूरत है कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है इसको बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, राइट। ये आज 1% से भी कम का है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एक रूरल अर्बन डिवाइड का, राइट, कैपिटल स्टार्व इंश्योरर्स, आज ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर प्रीमियम ज्यादा रहेगी, ये देखो एक साइकिल है बेसिकली, अगर आप इसको समझ रहे हो ना तो इसको साइकिल जैसे समझो। प्रीमियम अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? कम लोग इसको अवेल करेंगे। अगर इसको कम लोग अवेल करेंगे तो कंपनीज के पास में पैसा कम होगा। कंपनीज के पास में अगर पैसा होगा तो कंपनीज इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर पाएंगी। क्लियर हो रही बात? और कंपनीज के पास पैसा अगर कम हुआ तो उनको प्रीमियम और बढ़ानी पड़ेगी।
इसका मतलब ये और वही लोग अवेल कर पाएंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि आज जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कैपिटल स्टार्व हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो आज एनबीएफसी का हम जानते हैं कि कैसे बैंक्स और एनबीएफसी दोनों का क्राइसिस चल रहा है। ये हमने कहां पे पढ़ा हुआ है? उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो अभी जाके देखना। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, दोनों समझाइए, ठीक है। 4 बैलेंस शीट में आता है ये एनबीएफसी और बैंक कि ये दोनों सेक्टर जो है हमारे लगातार डूब रहे, या डूबने से अच्छा मुझे बोलना चाहिए फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। इसके बाद में आखिरी आता है हमारा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कितनी जल्दी उसका रिजोल्यूशन हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी ग्रीवेंस है अगेंस्ट एनी इंश्योरर, तो वो खुद से एक नॉमिनी या असाइनी बन के कंप्लेन दर्ज करवा सकता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास में, राइट। हाँ, उसके लिए कुछ नेसेसिटीज है, जैसे कि वो जो कंप्लेन है वो कब कर सकता है? जब तक उसने एक बार उस कंपनी को कंप्लेन ना की हो। उस कंपनी ने अगर उस कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया है, जब वो इस ओम्बड्समैन में जा सकता है। या फिर जो सॉल्यूशन उस कंपनी ने निकाल के दिया वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो, या जो रिजोल्यूशन निकाल के दिया वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो। यही अगर कंपनी 30 डेज तक रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो वो ओम्बड्समैन में जा सकता है। या फिर अगर क्लेम की जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी अबव ₹30 लाख, तो वो ओम्बड्समैन में जा सकता है। क्लियर? फिर यहाँ पे कुछ ओम्बड्समैन के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है कि कौन से लोगों को ओम्बड्समैन में बैठाया जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो वो सिविल या जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इनका टर्म पीरियड कितना होता है? जनरली 3 साल का होता है। क्लियर? इसको बदला जा सकता है। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जब भी कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन अ कंपनी और बिटवीन अ व्यक्ति, अ पर्सन, तो एक एज अ मीडिएटर काम करता है। अगर ये मीडिएटर की तरह काम नहीं कर पाता तो फाइनली अपने डिसीजन को अवॉर्ड करता है। जैसे मान लो कि एक सेटलमेंट करवाना था ओम्बड्समैन को और 3 महीने तक नहीं हो पाता है, तो फाइनली वो सारी कंप्लेनेंट की रिक्वायरमेंट्स को पता करके इंश्योरेंस कंपनी को बाइंड कर देता है कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बार अगर अवार्ड दे दिया तो इंश्योरर को कंप्लाई करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। होप यू लाइक दिस। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड, एंड लाइक इफ यू शेयर विद देम। ऑल्सो मस्ट मेंशन इन द कमेंट हाउ यू लाइक दिस लेक्चर। आपको क्या क्या चीजें जानने को मिली, सीखने को मिली। एंड एज आई ऑलवेज से, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।